हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं सेट 3 प्रैक्टिस सेशन फॉर JSSC CGL। पहले 2 सेट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। आप में से बहुत से लोग अपीयर कर रहे हैं और बहुत सारे एस्पायरेंट्स के 100% मार्क्स भी आ रहे हैं। एंड दोज हु आर वेरी क्लोज, जिनके 20 में से अराउंड 15 आ रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, वीडियोस को बार बार देखें और सभी प्लेलिस्ट्स को भी दोबारा देखें तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अपना स्कोर कमेंट में मेंशन करना मत भूलिए। दैट इज समथिंग विच गिव्स मी अ बूस्ट टू कीप क्रिएटिंग वीडियोस फॉर यू। क्वेश्चन 41 करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पेंटर ऑफ साइंस में से है, जिसके 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, रामन और डेजी। आप सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छा रिकॉल होगा एग्जाम में। मेरे सभी स्टूडेंट्स का बहुत एक्सपीरियंस है, वो मुझे बताते हैं कि जब वो मेरी लाइव क्लासेस लेते हैं या फिर मेरे वीडियोस को सुनते हैं तो एग्जाम में उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई देती है किसी क्वेश्चन को देखते ही, अगर वो क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो सेम ऐसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा अगर आप लोग बार बार रिपीट मोड में वीडियोस को देखेंगे। तो रामन डेजी के साथ काम करने को क्यों तैयार हो गए? सारे ऑप्शंस देखिए एक बार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। रामन इज टेकन बाय डेजीज पर्सनैलिटी। बहुत अटैच हो गए डेजी से, बहुत फैसिनेट हो गए डेजी के कैरेक्टर से। ऑल्दो इनिशियली ही वॉज लिटिल हेजिटेंट कि फैमिली प्लानिंग व्हाट काइंड ऑफ थिंग इट इज, लेकिन later on he gets too much attracted towards Daisy's personality and overlook his initial reservation about the job of contributing in family planning। ये एक ऐसा सेंटेंस जो हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। पास होने के लिए नहीं तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर इफ आई हैड वर्कड हार्डर। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जब आप सोच रहे हैं कि काश मैंने ये किया होता तो ऐसा हो जाता, वहां पर पास्ट परफेक्ट वर्ब आएगी, हैड वर्कड। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। एना हैज 1 year old son। हम में से बहुत से लोग देखते हैं कि वोवेल है यहाँ पर तो एन आना चाहिए, लेकिन साउंड वोवेल का नहीं है। साउंड किसका है? साउंड है व इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए आएगा यहाँ पर। ए विल बी द राइट ऑप्शन, नॉट एन। द राइटर डिक्लेयर्स दैट डैश चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज अ क्रिमिनल एक्ट। रॉबिंग इज द राइट वर्ड। एक तरीके से जेरेंट की तरह काम कर रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो रॉबिंग चिल्ड्रन इज बैड। रॉबिंग चिल्ड्रन ऑफ their childhood is actually bad or a criminal act. Next question. How does R.K. Narayan use the character of Daisy to comment on the status of women in the Painter of Science? Daisy embodies the subjugated women in society? No, not at all. Daisy's character highlights the virtues of a traditional Indian woman? Not at all. Daisy symbolizes an independent modern woman breaking away from societal norms? Yes. कुछ सही लग रहा है। एक और ऑप्शन देखते हैं। Daisy represents the unacknowledged labor of women in domestic spaces? No. तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो आंसर ही ठीक से समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रेस्ट ऑफ दी 3 ऑप्शंस आर कंप्लीटली वेग और उसी वजह से एक 4th ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगर आप और डिटेल में डेजी को जानना चाहते हैं तो पेंटर ऑफ साइंस का वीडियो देख लीजिए। Next question. Which character in Fasting Festing shares a bond with Uma and they escape together from the oppressive environment of their home? Uma's brother Arun, young widow Meera Masi, जिनको कि मीरा मासी का सेम कैरेक्टर क्लियर लाइट ऑफ द डे में भी यूज किया गया था, Uma's cousin Ramu और the neighbor Mrs. Joshi. Option B here is the right answer. Both Meera Masi and Uma find solace in their, shared spirituality, shared understanding about Indian mythology, Indian culture, and it was a bond. Simple thing is ki there was a bond between the two. Question 47. How does food serve as a symbol in novel Fasting Feasting by Anita Desai? फूड बेसिकली 2 अलग अलग कल्चर्स का रिप्रेजेंटेशन है और इंडिया और अमेरिका में क्या क्या डिस्कनेक्शंस है उसको दिखाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट है।
फूड प्रेजेंट्स द कल्चरल डिस्कनेक्ट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। फूड एक बहुत ही रेकरिंग मोटिव है इस नॉवल में, एंड इट सर्व्स एज अ सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल डिपिक्टिंग शोइंग द कल्चरल कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है इमेजरी, यूफेमिज्म, हाइपरबोली और यूलॉजी को। अगर आप लोगों को लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से नहीं मालूम है, थोड़ा सा परफेक्शन चाहते हैं, तो आप लोग एक पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अराउंड 20 वीडियोस हैं वहाँ पर डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस को विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया। यू कैन आस्क फॉर द प्लेलिस्ट इन कमेंट्स। इमेजरी देखते हैं अब क्या होता है। इमेजरी इज व्हेन अ वर्ड और फ्रेज बेसिकली क्रिएट्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इतने अच्छे से बताया जाए, देयर वाज अ ट्रायंगल क्रिस्टल शेप लाइंग ओवर देयर, तो आपके दिमाग में एक तरीके से आ जाएगा कलर क्या है, शेप क्या है, एवरीथिंग, मेटल क्या है, मटेरियल क्या है। यूफेमिज्म बेसिकली इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज विद लेस इंटेंस और लेस ऑफेंस, ज्यादा बुरा ना लगे बोलने में। Okay, say she's a little chubby instead of saying she's fat. Say he went to heaven instead of saying he passed away or he died. Right. Next is hyperbole, जहाँ पर कि बढ़ा चढ़ाकर बात को दिखाया जाता है. Also known as overstatement, also known as exaggeration. Exaggeration किसी भी सेंस में, for example, he is, as fat as an elephant. She is as thin as a toothpick. She cried so much that she filled the buckets of water. Hyperbole, right? And eulogy. Eulogy is it is the high praise of a person for his high qualities and kind of a tribute to someone. So option C के साथ मैच होगा ये. तो इस हिसाब से आप देखिए ऑप्शन 1, राइट. 1 के साथ B मैच हो रहा है. इमेजरी, वर्ड ऑफ फ्रेज क्रिएट्स एन इमेज. 2 matches with D, euphemism, word or phrase with less intense or offense. Hyperbole के साथ मैच हो रहा है ऑप्शन A, that is exaggeration, and eulogy praise of a person for his qualities. Question 49. The wind lies asleep in the arms of dawn. Metaphor, hyperbole, personification or oxymoron. हवाएं सो रही हैं in the arms of dawn. राइट. हवाएं सो रही हैं सुबह की बाहों में. तो सुबह के पास बाहें नहीं होती. बाहें किसके पास होती हैं? ह्यूमंस के पास, यानी कि पर्सन्स के पास. और हवा सोती नहीं है. सोता कौन है? सोते ह्यूमन बींग्स है या फिर इवन कोई एनिमल, कोई भी क्रीचर, कोई भी लिविंग क्रीचर. तो हमने पर्सोनिफाई किया है हवाओं को और डॉन को यहाँ पर. दैट इज वाई पर्सोनिफिकेशन इज देयर, ऑप्शन सी. Next question. The reddest flower would look as pale as snow for all day we drag or burden tiring. Mention the figure of speech employed in the above lines. As pale as snow. Snow से compare किया गया है, right? तो compare अगर as और like use करके किया गया है तो कौन सा literary device होता है? This is the simplest literary device, that is simile. Next question. Identify the figure of speech in the following statement. It was the best of times, it was the worst of times, taken from the very popular Tale of Two Cities by Charles Dickens. और यूज किया हो रहा है यहाँ पर एंटीथेसिस. एंटी का मतलब अगेंस्ट और ऑपोजिट, यू कैन से. दोनों सेंटेंस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्लेस किए गए, बेस्ट एंड वर्स्ट. क्वेश्चन 53. अनीता देसाई को हम जानते हैं कि 3 बार शॉर्टलिस्ट किया गया है बुकर प्राइज के लिए, और हमें यहाँ से उनमें से 2 नॉवेल्स को पहचानना है. शी वॉज शॉर्टलिस्टेड थ्राइस, once in 1980, then in 1984, then in 1999. क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी एंड फास्टिंग फीस्टिंग. याद रखिए, मे बी इन 2 के अलावा कोई और ऑप्शन हो. 1 clear light of the day, second in custody and third fasting feasting. इन 3 के लिए अनीता देसाई को रिस्पेक्टिवली 1980, 84 और 99 में शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए, बट शी डिड नॉट रिसीव इट अनफॉर्चुनेटली. Next question. Which among the following novels of Anita Desai is a children book? Fire and the Mountain, Fasting Feasting, The Zigzag Way, The Village by the Sea.
आप लोग भी आंसर सोचिए, आपको स्कोर बताना है, मुझे अपना कमेंट्स में भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ऑप्शन डी, विलेज बाय द सी इज द राइट वन। अनीता देसाई's, you can say, only book for children, an exciting and very emotional story about the life in a small Indian village, life in big city like Mumbai. Which of the following novels is written by Anita Desai? Option A here is the right answer. Clear Light of the Day, जिसको कि 1980 में बुकर के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था. This novel shows us the importance of family, specifically siblings. फास्टिंग फीस्टिंग के बारे में हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. मामा एंड पापा आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर. ऑप्शन ए, वननेस, यूनिटी. मामा पापा ऐसे कहकर ही एड्रेस किया जाता था पूरे नॉवेल में मदर और फादर को, जैसे कि वो एक ही यूनिट हैं, राइट. सो दे हैड नेवर बीन कंसिडर्ड दी सेपरेट एंटिटीज. वननेस हियर इज द राइट आंसर. Uma had to leave school because school was not usually for girls. She had to take care of Arun. She was getting ready for marriage and all of these. Option B here is the right answer. After Arun, the younger brother, is born, Mama and Papa demand that Uma should leave the school to take care of her baby brother, although very partial, but it is a fiction and things like these also happen in real life. And if any one of us experiences something like that, we should always raise a voice and we should always oppose these kind of things. Girl child's education should always be promoted. What was the name of the good man who provided Prospero with books and other things he needed to survive on the island? Tempest by Shakespeare, जो कि शेक्सपियर का अकेले लिखा हुआ लास्ट प्ले है विदाउट एनी कोलैबोरेशन. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, गोंजेलो. गोंजेलो इज अ very great fictional character, very honest and trusted advisor, and he is the one who helps Prospero. Next question, apart from Caliban, what is the name of Prospero's other servant on the island? Claribel, Juno, Ariel or Dido? The correct answer here is Ariel. Ariel is a spirit who appears in this play Tempest, and Ariel has been created in such a way that he is bound to serve the magician and the former king Prospero. Prospero ने ही एरियल को रेस्क्यू किया था एक्चुअली फ्रॉम द ट्री वेयर ही वॉज imprisoned by the evil witch Sycorax. ये नाम भी आपको याद रखना है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे इस प्ले में. नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेम्पेस्ट का ही है. वन ऑफ द बेस्ट प्लेस द टेम्पेस्ट एक्चुअली इट is the last of Shakespeare's play that we know. He was inspired to write it by which incident? Sinking of a ship, the defeat of Armada, return of the sailors of a ship that had disappeared, none of the above. Correct answer is option C. Return of the sailors of a ship that had disappeared. और टेम्पेस्ट बहुत great possibilities हैं that Tempest was inspired by this event which happened in the island of Bermuda in 1609. Bermuda Island में 1609 में ऐसा हुआ था. The ship part of some Virginia company actually headed to Jamestown and went through a terrible hurricane, terrible tempest you can say, and that incident is the one which inspired Shakespeare to write this play. अब आपका काम है मुझे अपना स्कोर बताना कमेंट्स में, जिससे कि मुझे इंस्पिरेशन मिले कि अच्छे अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं आपके, इम्प्रूव हो रहे हैं, 100% आ रहे हैं, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो भी क्रिएट करना चाहिए आपकी प्रैक्टिस के लिए. एग्जाम के लिए गुड लक. और डिस्क्रिप्शन में जो भी प्लेलिस्ट दी गई हैं उन सभी को बहुत अच्छे से पढ़िए. अब से 1 महीने तक आपका काम होना चाहिए सिर्फ रिपीट मोड पर उन वीडियोस को देखना, सारी प्लेलिस्ट्स को बार बार देखना, अपने नोट्स को रेफर करना, जितना पढ़ सकें उतना पढ़िए और एग्जाम क्रैक करिए. दैट इज व्हाट आई वांट फॉर यू.